हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है डिविडेंड डिसीजंस। अभी तक हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में दो तरीके के डिसीजंस पढ़े हैं। पहला है हमारा फाइनेंसिंग डिसीजंस और दूसरा था हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। तो आज जो हम डिसीजंस पढ़ेंगे वो है हमारा डिविडेंड डिसीजंस। डिविडेंड डिसीजंस समझने से पहले आपको एक सिंपल वर्ड में बताऊं कि डिविडेंड डिसीजंस होता क्या है। हमारी एक फर्म है जिसने सपोज़ 2019 के ईयर में उसने जितना भी प्रॉफिट कमाया है, अब उस फर्म को ये डिसीजन लेना है कि कितना पार्ट ऑफ प्रॉफिट जो है वो अपने पास रिटेन करे, जिसको हम रिजर्व कहते हैं, और कितना पार्ट ऑफ प्रॉफिट जो है वो लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करे। जो पार्ट ऑफ प्रॉफिट कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है उसको हम डिविडेंड कहते हैं, और जो पार्ट ऑफ प्रॉफिट जो कंपनी रिजर्व लेके चलती है उसको हम रिटेन अर्निंग्स कहते हैं या फिर हम उसको रिजर्व्स कहते हैं। सो डिविडेंड डिसीजंस जो होता है हमारा एक सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया होता है मैनेजमेंट का। डिविडेंड डिसीजंस हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्यों होते हैं? देखिए, अगर हम बात करें कि डिविडेंड डिसीजंस से क्या फ़र्क पड़ता है, तो सबसे पहले आपको दो चीज़ ध्यान पे रखनी पड़ेंगी। सबसे पहला है शेयर मार्केट और दूसरा है आपकी अर्निंग्स, कंपनी की अर्निंग्स। अगर डिविडेंड जो है हमारा वो हमने ज़्यादा दे दिया, यानी अगर हमने जो पार्ट ऑफ प्रॉफिट है डिस्ट्रीब्यूशन का उसको हमने ज़्यादा कर दिया और पार्ट ऑफ प्रॉफिट जो रिज़र्व करना है उसको हमने कम करा, तो इस केस में क्या होगा, कंपनी की जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं वो कंपनी इसमें मिस कर सकती है, या फिर कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी डेट में जा सकती है। क्यों? क्योंकि उसने क्या करा, अपना कैश रिज़र्व कम रखा है और डिविडेंड ज़्यादा दे दिया है, जिसकी वजह से क्या होगा, कंपनी अपने डेट्स को पे ऑफ नहीं कर पाती है। अब दूसरा, शेयर मार्केट रिएक्शंस। अब देखिए, अगर हमने पार्ट ऑफ प्रॉफिट अपने पास ज़्यादा रख लिया, यानी रिटेन अर्निंग्स हमने अपनी ज़्यादा रख ली, हमने डिविडेंड डिसीजंस जो लिए थे वो हमने कम पार्ट ऑफ प्रॉफिट में लिए, तो इससे क्या होगा, जो शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने आपकी कंपनी में इन्वेस्ट किया है उनको उतना डिविडेंड नहीं मिला जितना उन्होंने सोचा था। तो इसकी वजह से क्या होगा, वो आपके शेयर्स को बेचना शुरू कर देंगे, और जैसे शेयर्स बिकेंगे आपका जो शेयर मार्केट रिएक्शन है या जो आपके शेयर प्राइस है वो गिरती चली जाएगी। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीजन होता है कंपनी के लिए कि वो ये मतलब एनालाइज करे कि कितना प्रॉफिट उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है और कितना पार्ट ऑफ प्रॉफिट उसको रिजर्व रखना है। एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक्स लिमिटेड एक कंपनी है जो अपने डिविडेंड जो है वो कंटिन्यूसली पे करती जा रही है, और अब एक सपोज किसी भी एक ईयर में कंपनी को ह्यूज प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, यानी कंपनी को जितना रेगुलर प्रॉफिट हो रहा था उससे ज़्यादा कंपनी को प्रॉफिट हुआ है। तो अब इस केस में कंपनी क्या डिसीजन लेगी कि कितना डिविडेंड उसको पे करना है, यानी उसको जो स्टेबल डिविडेंड है, यानी जो नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड वो पे कर रही थी उतने ही रेट में डिविडेंड पे करना है, या फिर इस ईयर वो डिविडेंड को हायर रेट में पे करे। अब इसमें ये डिसीजंस भी इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर कंपनी जो है इस साल एक्स्ट्रा डिविडेंड पे कर देती है तो नेक्स्ट ईयर जो शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन होगी वो जनरली बढ़ जाएगी, यानी शेयर होल्डर अगले ईयर यही सोचेगा कि जितना डिविडेंड कंपनी ने उसको इस ईयर दिया है या तो उसके बराबर या फिर उससे ज़्यादा डिविडेंड उसको अगले साल मिलेगा। और सपोज़ नेक्स्ट ईयर कंपनी को उतना प्रॉफिट नहीं हो पाता है तो उस केस में कंपनी उसको उतना डिविडेंड नहीं दे पाएगी, जिस वजह से क्या होगा, शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं हो पाएंगी और वो कई हद तक डिससेटिस्फाई होते रहेंगे। अगर शेयर होल्डर डिससेटिस्फाई हो जाता है तो चांसेस ये रहते हैं कि वो आपके शेयर्स को सेल ऑफ कर सकता है। सो अकॉर्डिंग टू इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, डिविडेंड डिसीजन को हम जनरली इसी तरीके से डिफ़ाइन करते हैं कि कितना जो है हमने प्रॉफिट का शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है और कितना प्रॉफिट हमने उसको रिजर्व पे रखना है फॉर फर्म्स पर्पस। डिविडेंड जनरली वो पोर्शन है आपके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का जो कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है अपने ओनर्स को और अपने शेयर होल्डर्स को। सो नेट अर्निंग्स इज इक्वल्स टू EBIT
या फिर ऑपरेशनल प्रॉफिट माइनस इंटरेस्ट प्लस टैक्स प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड। नेचर ऑफ डिविडेंड्स। अब डिविडेंड्स किस नेचर का होता है? सबसे पहला नेचर है कैश और नॉन कैश। कंपनी चाहे तो डिविडेंड जो है वो इन फॉर्म ऑफ कैश प्रोवाइड कर सकती है। अगर कंपनी के पास कैश की कमी है या लिक्विडिटी कंपनी के पास कम है तो कंपनी क्या करती है, इन नॉन कैश के फॉर्म में डिविडेंड पे करती है। नॉन कैश के फॉर्म में डिविडेंड कैसे पे करेगी? या तो वो बोनस शेयर इशू कर देगी या फिर कोई स्टॉक जो है वो कंपनी का उसको डिस्काउंट रेट पे शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड कर देती है। सेकंड जो नेचर है वो है आपका फाइनल और इंटरिम डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड जनरली वो डिविडेंड होते हैं जो कंपनी अपनी एनुअल जनरल मीटिंग में, जब उसके जो भी आपके फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स अगर कंपनी का हो जाता है उसके बाद जो भी रेट ऑफ डिविडेंड कंपनी डिक्लेयर करती है वो डिविडेंड आपका फाइनल डिविडेंड होता है। इंटरिम डिविडेंड क्या होता है? इंटरिम डिविडेंड मतलब कंपनी जो है अपनी एनुअल जनरल मीटिंग से पहले यानी फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट से पहले अगर किसी भी तरीके का डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो वो डिविडेंड आपका इंटरिम डिविडेंड होता है। थर्ड है आपका फिक्स्ड और वेरिएबल डिविडेंड। फिक्स्ड डिविडेंड जनरली हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिए जाते हैं या फिर हमारे डेटार्स को दिए जाते हैं। सपोज कंपनी को प्रॉफिट हुआ है तो कंपनी एक अमाउंट या फिर एक रेट फिक्स कर देती है जिस रेट पे कंपनी डिविडेंड पे करने वाली है, तो ये डिविडेंड जनरली हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देते हैं। सेकंड है वेरिएबल डिविडेंड। वेरिएबल डिविडेंड जनरली आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है। अगर सारा डिविडेंड पे आउट करने के बाद किसी भी तरीके का प्रॉफिट बचता है तो हमारे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो डिसाइड करते हैं कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को कितना पार्ट ऑफ प्रॉफिट मिलेगा। तो जनरली ये जो डिविडेंड होता है ये हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है और ये वेरिएबल डिविडेंड होता है। थर्ड हमारा टाइप ऑफ डिविडेंड। सो ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्स की बात करें या हम टाइप्स ऑफ शेयर्स की बात करें तो हमारे दो तरीके के डिविडेंड होते हैं। पहला होता है हमारा इक्विटी डिविडेंड और सेकंड है हमारा प्रेफरेंस डिविडेंड। इक्विटी डिविडेंड वही डिविडेंड है जो हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करते हैं उनकी इन्वेस्टमेंट को लेके। प्रेफरेंस डिविडेंड हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलता है जितने भी स्टॉक्स या जितना भी इन्वेस्टमेंट उनने कंपनी में किया है उसके बेसिस में जो उनको डिविडेंड मिलता है वो हमारा प्रेफरेंस डिविडेंड होता है। सेकंड कैटेगरी है इसमें टाइम ऑफ पेमेंट। अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट की बात करें तो पहला है हमारा इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड जनरली आपका वो डिविडेंड होता है जो हमारे एनुअल जनरल मीटिंग से पहले यानी जब हम फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स करते हैं उससे पहले अगर हमने कोई भी डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया तो वो डिविडेंड हमारा इंटरिम डिविडेंड कहलाता है। सेकंड है हमारा रेगुलर डिविडेंड। सेम आफ्टर फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट यानी एनुअल जनरल मीटिंग में जब आप फाइनलाइजेशन कर देते हैं अपने अकाउंट्स का उसके बाद जो आप डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं वो डिविडेंड आपका रेगुलर डिविडेंड कहलाता है। थर्ड है हमारा स्पेशल डिविडेंड जो हमने फर्स्ट स्लाइड में बात करी थी कि जब अगर कंपनी को सपोज इस ईयर ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है तो कंपनी क्या करेगी। तो इस केस में कंपनी के पास एक रास्ता होता है कि वो क्या करे, एक स्पेशल डिविडेंड के तौर पे नया रेट ऑफ डिविडेंड इशू करे जिससे क्या हो, शेयर होल्डर्स जो है वो नेक्स्ट टाइम उतना डिविडेंड कंपनी से एक्सपेक्ट नहीं करें। देखिए हमने सेम वही केस लिया था जो हमने फर्स्ट स्लाइड में लिया था। सपोज़ कंपनी जो है वो एक स्टेबल डिविडेंड जो है प्रोवाइड करती जा रही है हर ईयर, तो और इस ईयर कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है तो कंपनी इस बार क्या करेगी, कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी इस केस में एक स्पेशल डिविडेंड इशू कर लेगी ताकि अगर जो उसने हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें दिया है तो शेयर होल्डर्स उससे ये एक्सपेक्ट ना करे कि नेक्स्ट ईयर भी या तो इस रेट पे या इससे ज़्यादा रेट पे उनको डिविडेंड इशू होगा। थर्ड कैटेगरी है मोड ऑफ पेमेंट। फर्स्ट है हमारा कैश डिविडेंड। ये जो डिविडेंड्स होते हैं जनरली कंपनी इनको इन फॉर्म ऑफ कैश प्रोवाइड करती है। सेकंड है हमारा स्टॉक डिविडेंड।
कंपनी इस केस में क्या करती है, कंपनी के पास कैश ज़्यादा नहीं है या कंपनी को कैश इतना कैश नहीं है कि वो हर किसी शेयर होल्डर्स को कैश के फॉर्म पे दे सके, तो कंपनी क्या करती है, स्टॉक इशू कर देती है अपने शेयर होल्डर्स को। थर्ड है हमारा बॉन्ड डिविडेंड्स। सेम वही केस जो हमारा स्टॉक में था, कंपनी के पास इतना कैश नहीं पड़ा है कि वो हर शेयर होल्डर को कैश के फॉर्म में डिविडेंड प्रोवाइड करे, तो कंपनी इस केस में क्या करती है, कंपनी जनरली बॉन्ड इशू कर देती है। जो बॉन्ड जो कंपनी इशू करती है वो जनरली डिस्काउंट रेट में इशू करती है ताकि शेयर होल्डर्स की इसमें अर्निंग बनी रहे। फोर्थ है आपका स्क्रिप डिविडेंड। स्क्रिप डिविडेंड जनरली आपका वो डिविडेंड होता है जिसमें कंपनी जो है वो नॉन प्रॉमिसरी नोट्स जो ट्रांसफरेबल होते हैं कंपनी वो इशू करती है, ताकि जिसमें ये डिक्लेयर किया होता है कि कंपनी जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो किस फ्यूचर डेट में कंपनी शेयर होल्डर को पे करेगी। ये डिविडेंड होता है आपका स्क्रिप डिविडेंड। स्क्रिप डिविडेंड ऑफ बॉन्ड डिविडेंड में सिर्फ एक डिफरेंस है, वो ये है कि बॉन्ड डिविडेंड आपका जनरली इसमें मैच्योरिटी पीरियड जो होता है वो लंबा मैच्योरिटी पीरियड होता है, यानी इसमें आपका मैच्योरिटी पीरियड लॉन्ग टाइम के लिए होता है, मगर स्क्रिप डिविडेंड में आपका मैच्योरिटी पीरियड लॉन्ग टाइम के लिए नहीं होता है, ये शॉर्ट टाइम के लिए होता है। यानी अगर कंपनी स्क्रिप डिविडेंड इशू करती है तो जो उसने टाइम फिक्स किया है उस टाइम से पहले जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं उसको वो डिविडेंड उनको अपना वो डिविडेंड जो है वो ले लेना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर्टी डिविडेंड। प्रॉपर्टी डिविडेंड ये जो हमारा मोड ऑफ पेमेंट होता है, इसमें जनरली कंपनी क्या करती है, कंपनी अदर देन कैश जो भी हमारे डिविडेंड होते हैं, बेसिकली इसमें हमारे जो लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं उसको डिविडेंड दिया जाता है। जो लॉन्ग टर्म एसेट्स है सच एस हमारी इन्वेंट्री हो गई या फिर हमारा कोई प्रॉपर्टी हो गई या कोई लैंड हो गई या बिल्डिंग हो गई, जब कंपनी इस तरीके के डिविडेंड इशू करती है इसको हम कहते हैं प्रॉपर्टी डिविडेंड। और लास्ट है हमारा कंपोजिट डिविडेंड। कंपोजिट डिविडेंड जनरली हमारा दो फॉर्म का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें हमारा एक फॉर्म जो होता है कैश डिविडेंड होता है और अदर फॉर्म हमारा जो भी मोड ऑफ पेमेंट है उसमें से कोई भी आपका फॉर्म ऑफ डिविडेंड हो सकता है। यानी कंपोजिट डिविडेंड जनरली हमारा कंप्राइज करता है हमारा कैश डिविडेंड और उसके साथ साथ कोई भी अदर फॉर्म ऑफ डिविडेंड। नेक्स्ट है हमारे फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजंस, यानी वो कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे डिविडेंड डिसीजंस को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला है इसमें अर्निंग्स। देखो, अगर कंपनी को डिविडेंड इशू करना है तो कंपनी के पास अर्निंग्स होनी चाहिए। बिना अर्निंग्स के कंपनी डिविडेंड जो है कभी भी इशू नहीं कर पाएगी। सो अर्निंग जो होता है हमारा मेजर फैक्टर होता है जो हमारे डिविडेंड डिसीजंस को इफ़ेक्ट करता है। सेकंड, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स, यानी कंपनी के पास अर्निंग्स तो है मगर कंपनी को ये डिसाइड करना है कि ये जो अर्निंग्स है कंपनी की वो स्टेबल है या अनस्टेबल है। एक एग्जांपल लेके चलते हैं। सपोज़ आपने एक नई फर्म खोली है, ठीक है, तो आपके पास जो प्रॉफिट आ रहा है वो वेरिएबल है। एक साल आपको प्रॉफिट हो रहा है, एक साल आपको लॉस में हो रहा है, आपके नेक्स्ट 2 ईयर आपको प्रॉफिट हो रहा है और नेक्स्ट 2 ईयर आपको लॉस हो रहा है। तो इस केस में आपकी जो कंपनी है वो किसी भी तरीके का डिविडेंड इशू नहीं कर पाएगी। सो हमारा अर्निंग्स की स्टेबिलिटी होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे डिविडेंड डिसीजंस लेने के लिए। यानी कि आप इसी केस को दूसरे नज़रिए में देखते हैं। अगर आपकी कंपनी जो है उसको लगातार 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर से एक स्टेबल अमाउंट ऑफ अर्निंग मिल रही है तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, एक स्टेबल अमाउंट ऑफ डिविडेंड अपने शेयर होल्डर को इशू कर सकते हैं। सो स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग जो होता है वो भी हमारा बहुत हद तक एक रोल प्ले करता है हमारे डिविडेंड डिसीजंस को लेके। थर्ड है हमारा स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड्स। अब स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड्स क्या है, सेम वही चीज़ जो हमने फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस करी थी। कंपनी को ये ध्यान में रखना है कि कंपनी जो डिविडेंड दे रही है वो किस रेट में कंपनी जो है वो इशू कर रही है। अब ये ज़रूरी क्यों है, क्योंकि अगर कंपनी जो है सेम रेट में या थोड़ा सा ऊपर या नीचे अगर वो कंपनी डिविडेंड्स को नहीं करती है तो शेयर होल्डर्स उससे जनरली एक्सपेक्टेशन जो होती है वो शेयर होल्डर्स की वो जनरली
बढ़ जाती है। तो स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड्स की हम जब बात करते हैं तो हम इसमें ये कहते हैं कि हमारी जो कंपनीज़ हैं या जो अभी तक की हमारी जो फर्म्स हैं वो अपने डिविडेंड्स में ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं करती हैं, यानी अगर वो जिस रेट पे डिविडेंड दे रही हैं अगर उनको डिविडेंड बढ़ाना है तो वो ज़्यादा डिविडेंड नहीं बढ़ाती है। सो स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो हमारे डिविडेंड डिसीजंस को अफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट फैक्टर है आपका ग्रोथ पॉसिबिलिटी। ग्रोथ पॉसिबिलिटी की अगर हम बात करते हैं हम इसमें कहते हैं कि कंपनी को ये चीज़ ध्यान पे रखना है कि कितना पार्ट ऑफ प्रॉफिट जो है वो अपने पे रिजर्व करके चले। क्यों? क्योंकि अगर कंपनी जो है वो ज़्यादा डिविडेंड पे कर देती है, यानी अगर वो ज़्यादा पार्ट डिविडेंड पे पे कर देती है तो कंपनी अपनी ग्रोथ के लिए ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है, क्योंकि उसने ज़्यादा जो है डिविडेंड तो पे कर दिया है। तो अब कंपनी के पास क्या बचता है? कंपनी के पास जितना भी कैश बचेगा कंपनी को उसी कैश के साथ अपने प्रोजेक्ट्स पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जो कई हद तक कंपनी की ग्रोथ पॉसिबिलिटी को रोक देता है। नेक्स्ट है हमारा कैश फ्लो पोजीशन। अगर कंपनी कैश में डिविडेंड दे रही है, यानी अगर इन मोड ऑफ पेमेंट जो आपका डिविडेंड का है वो कैश डिविडेंड है, तो कंपनी को ये चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा कि कंपनी की कैश की पोजीशन क्या है, यानी कंपनी के पास कितने कैश फ्लोज पड़े हैं तो वो कितने डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को इशू कर सकती है। सिक्स्थ आपका शेयर होल्डर प्रेफरेंस। अब ये जो आपका ये जनरली आपका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। शेयर होल्डर प्रेफरेंस की अगर हम बात करें तो हम इसमें कहते हैं कंपनी को ये चीज़ ध्यान देना पड़ेगा कि जो उसके शेयर होल्डर्स हैं उसका कंपोजिशन किस तरीके का है। यानी अगर कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं वो जनरली आपके अर्निंग फेज़ में हैं तो कंपनी अगर उनको डिविडेंड ना भी दे तो भी कंपनी के लिए वो चीज़ प्रॉफिटेबल हो सकती है। यानी कि अगर कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं वो 68 से ऊपर हैं, जो जनरली इस माइंडसेट के साथ इन्वेस्ट करते हैं कि अगर वो शेयर में या अगर वो कहीं भी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो जो डिविडेंड आएगा वो जनरली उससे क्या उनकी इनकम के तौर पे वो उनसे अपना खर्चा कर सकते हैं। तो कंपनी को ये चीज़ ध्यान पे रखना पड़ेगा कि कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उसका कंपोजिशन क्या है। अगर जो शेयर होल्डर्स हैं वो मैक्सिमम 60 या अबव है तो कंपनी को उस केस में डिविडेंड डिक्लेयर करना पड़ेगा। अगर कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं वो जनरली अर्निंग फेज़ में, यानी वो शेयर होल्डर्स हैं जो अपनी इनकम को सेव करने के लिए आपके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उस केस में अगर कंपनी डिविडेंड इशू नहीं भी करती है तो भी कंपनी को कोई नुकसान नहीं होगा। लास्ट है इसमें आपका स्टॉक मार्केट रिएक्शन। स्टॉक मार्केट रिएक्शन आपका इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका जनरली दिखाता है कि आपकी कंपनी का शेयर प्राइस है क्या। सेम वही चीज़ अगर आपने क्या किया, आपने हर साल डिविडेंड जो है वो स्टेबल रेट में दिया। अगर आपने कंपनी को अगर आपने अपने शेयर होल्डर को सपोज़ इस ईयर डिविडेंड नहीं दिया तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? इससे ये फ़र्क पड़ेगा कि आपके जो शेयर होल्डर्स हैं वो डिससेटिस्फाई हो जाएंगे और आपके शेयर्स को वो बेचना शुरू कर देंगे, जो आपका कहाँ पे इफ़ेक्ट डालेगा? वो डालेगा आपके स्टॉक मार्केट रिएक्शन में, क्योंकि ये करने से आपके जो शेयर प्राइस है वो ड्रास्टिकली फॉल हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका एडवांटेजेस ऑफ पेइंग डिविडेंड्स, यानी डिविडेंड देने से क्या एडवांटेज है। फर्स्ट इसमें आपका एडवांटेज है वो है आपका इन्वेस्टर्स प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड्स। इसका मतलब ये है कि आपके जो शेयर होल्डर्स हैं या जो आपके इन्वेस्टर्स हैं वो उसी जगह पे इंटरेस्ट करते हैं इन्वेस्ट करने के लिए जहाँ पे उनको डिविडेंड दिखाई देता है, यानी जहाँ पे वो देखते हैं कि ये कंपनी जो है डिविडेंड पे कर सकती है तो वो वहाँ पे ज़्यादा पैसा या वो वहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्ट करने वो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं। सेकेंड है बर्ड इन हैंड फैलेसी। ये बर्ड इन हैंड फैलेसी आपकी ये कहती है कि आपके जो इन्वेस्टर्स हैं वो उन्हीं कंपनी में अपने इन्वेस्टमेंट करेंगे या अपना पैसा लगाएंगे जो कंपनी उनको क्या कर सकते, स्टेबल रेट ऑफ डिविडेंड दे सकती है। सो अगर आपको अपने शेयर होल्डर्स को अट्रैक्ट करना है तो आपकी कंपनी को क्या करना पड़ेगा, स्टेबल रेट में डिविडेंड पे करने पड़ेंगे। थर्ड है आपका स्टेबिलिटी। जो कंपनी रेगुलर डिविडेंड पे कर रही है
तो कई हद तक इन्वेस्टर्स को पता होता है कि वो कंपनी क्या स्टेबल है, यानी वो कंपनी अभी जो है उसके पास इतना प्रॉफिट है कि वो आगे जाके उनको बेनिफिट प्रोवाइड कर सकती है। नेक्स्ट, बेनिफिट विदाउट सेलिंग। अगर आपके शेयर होल्डर्स को रेगुलर डिविडेंड मिलता ही जा रहा है या उनको रेगुलर डिविडेंड मिल रहा है तो वो क्या करेंगे, वो अपने शेयर्स को नहीं बेचेंगे। क्यों? क्योंकि बिना बेचे भी उनको बेनिफिट उससे वो रीप आउट हो रहा है, यानी जो डिविडेंड उसको मिल रहा है वो उनको इनकम के तौर पे मिल रहा है। सो इस केस में वो क्या करेंगे, वो बेनिफिट लेना चाहेंगे, तो वो अपने शेयर्स को सेल नहीं करेंगे। नेक्स्ट, टेम्पररी एक्सेस कैश। जो हमने बात करी थी इन्वेस्टर्स प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड, ये जनरली आपके फर्स्ट पॉइंट से मिलता है। हमने वहाँ पे बात करी थी आपके जो इन्वेस्टर्स हैं वो जनरली उधर इंटरेस्ट दिखाते हैं जहाँ पे आपकी कंपनी जो है वो डिविडेंड पे कर रही है। तो इसमें हम कहते हैं अगर कंपनी के पास अभी ऐसा कोई ग्रोथ प्रोजेक्ट नहीं है या फिर कंपनी के पास अभी कहीं पे पैसा लगाना नहीं है, तो जो एक्सेस प्रॉफिट जो कंपनी को अकर हुआ है वो क्या करे, वो डिविडेंड को पे करे, ताकि जो आपके शेयर होल्डर्स हैं उनका इंटरेस्ट आपकी कंपनी में बना रहे। नेक्स्ट है आपका इंफॉर्मेशन सिग्नलिंग। अब अगर आप रेगुलर डिविडेंड पे कर रहे हैं तो कई हद तक आप अपनी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को बताते हैं। अगर कोई भी कंपनी जो है वो लगातार डिविडेंड पे कर रही है तो कई हद तक वो ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही है कि उस कंपनी के पास अभी जो पार्ट ऑफ प्रॉफिट है वो इतना इनफ है कि वो आगे आने वाले नंबर ऑफ ईयर्स तक शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे कर सकती है। नेक्स्ट आपके और लास्ट टॉपिक है आपका डिसएडवांटेजेस ऑफ पेइंग डिविडेंड, यानी अगर आप डिविडेंड नहीं पे करते हैं तो उसका डिसएडवांटेजेस क्या हैं। पहला आपका क्लाइंटेल इफ़ेक्ट। जैसे कि हमने बात करी थी, अगर आपकी कंपनी जो है वो डिविडेंड नहीं पे करती है या फिर सपोज़ आपकी कंपनी जो है वो लगातार 3 साल तक डिविडेंड पे करती रही है मगर इस ईयर कंपनी को इतना प्रॉफिट नहीं हुआ है, जिसकी वजह से कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने इस ईयर डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया, तो इस केस में शेयर होल्डर क्या करेंगे, शेयर होल्डर अपने शेयर्स को बेच देंगे और जो लॉस ऑफ शेयर्स या फिर जो लॉस ऑफ शेयर होल्डर्स कंपनी को फेस करना पड़ेगा वो होता है हमारा क्लाइंटल इफेक्ट। नेक्स्ट है आपका डिक्रीज रिटेन अर्निंग। अगर आप अपने डिविडेंड्स को पे करते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो पार्ट ऑफ डिविडेंड है उसको ज़्यादा रखना पड़ेगा और पार्ट ऑफ रिजर्व अर्निंग को कम रखना पड़ेगा। तो इस केस में क्या है, अगर आप डिविडेंड रख रहे हैं और आप डिविडेंड पे कर रहे हैं तो ये अंडरस्टूड है कि आपकी कंपनी रिटेन अर्निंग कम रख रही है, तो जनरली इससे कंपनी को लॉन्ग टर्म में इफ़ेक्ट पड़ सकता है। थर्ड है आपका लिमिट्स कंपनीज ग्रोथ पेइंग डिविडेंड रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ यूजेबल कैश। अगर आपकी कंपनी जो है वो लगातार डिविडेंड पे कर रही है तो इससे ये भी पता चलता है कि आपकी कंपनी में स्टेबिलिटी है, मगर आपकी कंपनी का जो कैश फ्लोज हैं वो जनरली लिमिट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके अगर लगातार आप कैश जो डिविडेंड को पे करते जा रहे हैं तो जिसकी वजह से क्या है, जो पैसा आपके पास बचा है वो लिमिटेड है, तो आपका जो भी यूजेबल कैश है वो क्या हो गया, कम हो गया। यानी अगर कंपनी कहीं और इन्वेस्ट करना चाहती है तो उसके पास क्या है, एक ड्रॉबैक है कि उसके पास लिमिटेड कैश है, तो उसी कैश को ध्यान पे रखते हुए उसने जहाँ भी इन्वेस्ट करना है उसको ये माइंडसेट से चलना है कि जितना उसका कैश है वो लिमिटेड है। तो ये कई हद तक कंपनीज के लिए क्या होता है, एक डिसएडवांटेज साबित हो चुका है। लास्ट है आपका लॉजिस्टिक। कंपनी के जो डिविडेंड्स जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो बहुत लार्ज नंबर में होते हैं, यानी कंपनी के पास बहुत ज़्यादा शेयर होल्डर्स होते हैं, जिसकी वजह से कंपनी को क्या करना पड़ता है, लार्ज अमाउंट ऑफ डिविडेंड पे करना पड़ता है। अब ये लार्ज अमाउंट ऑफ डिविडेंड पे करने के लिए कंपनी के पास बहुत सारा खर्चा आता है, यानी उसको अकाउंट मेंटेन करना है, उसको शेयर होल्डर्स को जो भी रिसीट है उन सबको प्रॉपर मेंटेन करके चलना है, उसको अपने जो कितना पार्ट ऑफ प्रॉफिट उसने दिया है इन सारी चीज़ों के बारे में अपना एक रिकॉर्ड लेके चलना है, जो कई हद तक आपका यूजेबल कैश को क्या करता है, इसमें यूज़ किया जाता है, जो आपका यूजेबल कैश जो है उसको और लिमिट कर सकता है। सो इस वीडियो में हमने डिविडेंड के पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में बात की थी। आई होप ये आपको क्लियर होगा।
थैंक यू।